लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम इसको ग्रिफिथ की बुक जो है वो क्लासिक इमेज प्रॉब्लम कहती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम सिंपल एक ग्राउंडेड प्लेन था और उसके अबव हमें कहा गया था पोटेंशियल निकालने को। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाने से पहले एक एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी फेमस भी है। हम इस एग्जांपल को पहले जो है वो करना चाहेंगे। तो ये एग्जांपल मैं पहले लिख देता हूँ। एग्जांपल की स्टेटमेंट या क्वेश्चन की स्टेटमेंट। दिस इज एग्जांपल 3.2। स्टेटमेंट ये है कि पॉइंट चार्ज जिसकी मिकदार जो है वो क्यू है इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस दिया गया है ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए ग्राउंडेड स्फीयर। तो ये ग्राउंडेड स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। और वो कंडक्टिंग भी है और उसका जो रेडियस है ऑफ रेडियस आर। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। इनसाइड तो जीरो है, हमें मालूम है क्योंकि वो ग्राउंडेड है। फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। तो दिस इज द प्रॉब्लम जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक स्फीयर लेते हैं। तो ये भी डायग्राम का हिस्सा है और इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर है। तो लेट्स से दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द सेंटर। और हमें ये बताया गया है कि इस स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो है बिकॉज इट्स अ ग्राउंडेड स्फीयर। और इसके सेंटर से कुछ फासले के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू। और जो फासला है सेंटर से पॉइंट चार्ज तक का वो हमें ए दिया गया है। तो ये है डायग्राम उस प्रॉब्लम की जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगेन अब उसने क्वेश्चन के अंदर तो ये जिक्र नहीं किया कि आपने मेथड ऑफ इमेजेस इस्तेमाल करना है या आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो है लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, डेल स्क्वायर वी होल्स रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, इफ आई एम करेक्ट। तो पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करने के डायरेक्ट तरीका भी है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस सिस्टम के लिए आप इसको सॉल्व कर लें, जो कि एक थोड़ा मुश्किल तरीका हो। मेथड ऑफ इमेजेस इसको आसान बनाएगा। और जिस तरह हमने पहला प्रॉब्लम किया था द क्लासिक इमेज प्रॉब्लम ग्राउंडेड प्लेन के लिए, उसी तरह से ये प्रॉब्लम भी जो है वो हो सकता है। सबसे पहले चंद एक बातें जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें पता होनी चाहिए, जो हमें पता भी है वो क्या है। पहली बात तो ये कि हमें ये कहा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। तो स्फीयर के बाहर आप कहीं भी पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो आपको वहां पे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज इट इज आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर से बाहर आपने पोटेंशियल निकालना है। तो बजाय इसके कि मैं अपना पॉइंट जो है वो किसी रैंडम जगह पे लूँ, यहाँ पे ले लूँ या यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, क्यों ना मैं इसी एक्सिस को चूज कर लूँ जो मुझे दिया गया है।
क्योंकि ये अगर मैं इस एक्सिस के ऊपर ही अपना इस एक्सिस को अगर मैं चूज कर लूंगा तो ये एक किस्म का वन डायमेंशनल प्रॉब्लम मेरे लिए बन जाए। तो जब मैंने इमेज चार्ज लेना है, ठीक है, तो इमेज चार्ज के लिए मैं इसी एक्सिस को इस्तेमाल करूंगा जो मुझे दिया गया है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि अब जो इमेज चार्ज है वो आप ऐसी जगह पे नहीं ले सकते जहाँ पे आप पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं। तो चूंकि इमेज के जो स्फीयर के बाहर आप पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं, तो लिहाजा इस स्फीयर के अंदर ही मुझे कोई अपना पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मैंने इमेज चार्ज लेना है। और उसके ऊपर भी मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है, वो मैं इमेज चार्ज यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ। तो क्यों ना मैं उसी एक्सिस पे दोबारा जाऊं जो हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए हम इमेज चार्ज जो है वो इस एक्सिस के ऊपर लेंगे, ठीक है, जो हमारा पॉइंट चार्ज बना रहा है सेंटर के साथ। और दूसरा ये कि हम वो इमेज चार्ज इस स्फीयर के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे मैं जो है वो इमेज चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ। So let's take the image charge. Um, so I will take an image charge somewhere here, और यहाँ तक का जो फासला है सेंटर से, उसको मैं नाम दूंगा बी। और जो मेरा इमेज चार्ज है, फिलहाल हम उसका कोई अपनी तरफ से कोई नाम रख लेते हैं, क्यू प्राइम। ठीक है, तो क्यू प्राइम इज द इमेज चार्ज ऑफ क्यू। एक सवाल जो पिछले लेक्चर में भी हुआ था कि जी इमेज चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने सिर्फ अभी इसको पॉजिटिव नेगेटिव के तौर पे नहीं लिया, अभी सिर्फ मैंने एक चार्ज लिया है क्यू प्राइम। तो अब जब हम इसको निकालेंगे तो फिर देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे उस जो पहला सवाल हमने किया था जिसमें ये बात हुई थी कि कोई भी गिवन चार्ज जो होता है, उस गिवन चार्ज के करस्पॉन्डिंग आप जो चार्ज लेते हैं वो नेगेटिव होता है या नहीं होता। तो अब आप देखेंगे कि प्रॉब्लम आपको खुद ये आंसर करेगा, ये वाला प्रॉब्लम। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब एक तो मैंने इमेज चार्ज ले लिया। अब तीसरी चीज जो मैंने यहाँ पे करनी है वो है वो मैंने पॉइंट लेना है जिसके ऊपर मैंने जो है वो पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड दिस स्फीयर। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास सिर्फ दो चीजें आई हैं। इमेज चार्ज आया है, इमेज चार्ज का फासला आया है, और इमेज चार्ज को हमने स्फीयर के अंदर लेना है, क्योंकि स्फीयर के बाहर जो है अगर मैं इमेज चार्ज लूंगा तो वो मेरा जो पहले चार्ज मौजूद है उसके पोटेंशियल के अंदर अपना एक और पोटेंशियल ऐड कर देगा, तो फिर मैं जो निकाल रहा हूँ वो असल पोटेंशियल नहीं होगा। ये पॉइंट समझ आया सबको? इमेज चार्ज जो है वो मुझे इसने काफी वैसे डिस्टर्ब किया था पहली दफा जब मैंने इसको पढ़ा था। मतलब इमेज चार्ज आप इस जगह पे ले उस जगह पे लेंगे जहां पर आपका जो है वो, जहाँ पे आपने पोटेंशियल नहीं निकालना। आप ऐसी जगह सही पे इमेज कह रहे चार्ज नहीं लेंगे जहाँ पे आपने पोटेंशियल निकालना है। तो चूंकि आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल मालूम करना है, इसलिए आपने इमेज चार्ज को इनसाइड द पोटेंशियल कंसिडर करना, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू इंक्रीज योर डेंसिटी। जो मैंने अभी लिखा था कि आपकी जो पोइसन इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड पे चार्ज डेंसिटी आती है, और वो चार्ज डेंसिटी सोर्स डेंसिटी होती है। यानी वो सोर्स चार्ज जो हमारे केस में यहाँ पे पड़ा हुआ है, सोर्स चार्ज की डेंसिटी को आप अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते, वरना तो आपका प्रॉब्लम ही चेंज हो जाएगा। ओके, एक सवाल है कि इमेज चार्ज वन इमेजिनरी चार्ज है। इमेजिनरी से मुराद ये है कि हमने उसको फर्ज किया। यस, हमने फर्ज किया है कि क्यू प्राइम जो है वो एक चार्ज है, और अब जो कि इमेज चार्ज है, इसको हमने खुद से फर्ज किया है। ये प्रॉब्लम में नहीं दिया गया। प्रॉब्लम में सिर्फ सोर्स चार्ज दिया हुआ है क्यू, और चूंकि मुझे ये कहा गया है कि इस चार्ज का पोटेंशियल स्फीयर के बाहर बाहर निकालना है, तो स्फीयर के अंदर क्या हो रहा है इससे मुझे कोई लेना देना। तो स्फीयर के अंदर पहली बात तो ये कि चूंकि ग्राउंडेड स्फीयर है, v इक्वल टू जीरो है, और कंडक्टिंग ग्राउंडेड स्फीयर है, तो कंडक्टिंग कंडक्टर की खासियत आपने आपको पता है क्या होती है कि उसकी सरफेस पे जो भी चार्ज रखें वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर इसकी सरफेस पे जीरो पोटेंशियल है तो इसके अंदर भी जीरो पोटेंशियल है, वो मुझे पता है कि पूरे स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो है।
तो उस जीरो पोटेंशियल के अंदर मैंने ये इमेज चार्ज खुद से फर्ज किया है। तो यस, उस मानों में ये इमेजिनरी। और किसी का भी सवाल? ये सबसे अहम पॉइंट है इस प्रॉब्लम। और ये बात अब आपने हमेशा याद रखनी कि इमेज चार्ज हमेशा उस जगह पे लेना है जहां पे आप पोटेंशियल मालूम नहीं कर रहे। जिस जगह पे पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं उस जगह के ऊपर इमेज चार्ज नहीं लेना, बिकॉज दैट विल चेंज योर चार्ज डेंसिटी या सोर्स डेंसिटी। और उस सोर्स डेंसिटी की वजह से जो पोटेंशियल आप मालूम करना चाहते हैं वो बिगड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। अब मैं जो है वो अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैंने आउटसाइड दी स्फीयर पोटेंशियल मालूम करना है। तो आउटसाइड दी स्फीयर मुझे कोई पॉइंट भी तो लेना पड़ेगा ना जिसको मैंने पोटेंशियल मालूम करना है। तो वो पॉइंट जो है वो आप कंसीडर करते हैं। तो लेट्स से अब मैं कलर फिर चेंज करूंगा। तो लेट्स से यहाँ पे वो पॉइंट है पी जिसके ऊपर मैं पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ। तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि इस पॉइंट पी के ऊपर जो भी पोटेंशियल होगा जिसको हम अभी निकालेंगे, उस पे दो दो तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगी। एक कंट्रीब्यूशन उसकी आएगी फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज क्यू जो स्फीयर के बाहर पड़ा, और दूसरी कंट्रीब्यूशन आएगी फ्रॉम दिस इमेज चार्ज क्यू प्राइम जो स्फीयर के अंदर पड़ा हुआ है। तो इन दोनों चार्जेस ने अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पी के ऊपर भेजना है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रेडियंट से फिर आपको बताया, आप फोर्स भी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस पॉइंट पी पे दो कंट्रीब्यूशन हैं अ, अ, जिनको आपने मालूम कर। अच्छा, अब उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रा करता हूँ। तो क्यू प्राइम से मैं एक एक्सिस ड्रा करूंगा पी प्राइम तक, और उसका मैं नाम दूंगा आर प्राइम, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन आवर पॉइंट पी एंड द पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू प्राइम। इसी तरह से एक और एक्सिस मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा फ्रॉम क्यू पॉइंट, दैट विल बी आर। आर इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन माई पॉइंट पी एंड माई चार्ज सोर्स चार्ज क्यू। दोबारा जहन में रखें कि ये सारा जो गुलाबी रंग के अंदर अ, या जो सब्ज रंग के अंदर आपको चीजें नजर आ रही हैं, ये मैं फर्ज कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम में नहीं दी गई। प्रॉब्लम में सिर्फ वही कुछ दिया हुआ है जो ब्लू में आपको नजर, या ये ए डिस्टेंस जो व्हाइट के अंदर है। बाकी चीजें मैं अपने तरफ से ले रहा हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने एक चार्ज फर्ज किया है, इमेज चार्ज क्यू प्राइम। मैंने एक पॉइंट पी फर्ज किया है, और मैंने ये फर्ज किया है कि उस पी पॉइंट का जो फासला है क्यू प्राइम से वो आर प्राइम है, और जो उसका फासला क्यू से है वो आर है। और इसके बाद एक और चीज जो है मुझे यहाँ पे लेनी है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट पी एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर। आई होप कि डायग्राम अब ज्यादा बुरी नहीं आपको नजर आएगी, लेकिन ये सारा कुछ अब मिक्सअप हो रहा है। नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि मैंने अच्छा खासा वक्त गुजारा है सिर्फ इस प्रॉब्लम को डिजाइन करने में, यानी इस डायग्राम को डिजाइन करने। तो ये वो थिंकिंग प्रोसेस है जो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत जरूरी होता है। इसके बाद तो बाकी सारा मैथ होगा और चलते जाएंगे चीजों के ऊपर। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? और यहाँ पे मुझे एक एंगल भी लेना पड़ेगा, विच इज द एंगल बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर से जो लाइन निकल रही है पॉइंट पी तक जा रही है, और जो सोर्स से जा रही है। तो असल में हमारा जो मेन प्रॉब्लम है ना, अब आप अगर स्फीयर को हटा के देखें तो प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, और
ये सफियर का सेंटर था, इसका भी कोई नाम रख लेते हैं, लेट्स से ओ या सी, जो भी रखना है नाम। तो यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ठीक है। अम, और यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकाल, और एक चार्ज यहाँ पे भी पड़ा हुआ है प्राइम। तो दिस इज आवर सिंपलेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। ये फासला जो है मैंने आर लिया है, क्यू प्राइम से जो फासला है वो मैंने आर, सॉरी नॉट दिस वन, वो मैंने आर प्राइम लिया है। और क्यू से जो फासला है वो मैंने आर लिया है। तो ये है वो प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आई होप कि जो सेकंड डायग्राम है वो आपको ज्यादा साफ सुथरी दिखाई दे रही होगी और वो समझ भी आ रही होगी कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये डायग्राम बेसिकली ऊपर वाली जो डायग्राम है उसी का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ये है वो प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए अब इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। मैं जब इस लेक्चर को तैयार कर रहा था तो मैंने इसको जानबूझकर दो तीन मुख्तलिफ तरीकों से हल करने की कोशिश की। कुछ तरीके बहुत लेंथी थे और उनके अंदर बहुत ज्यादा अलजबरा इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा था। कुछ सिंपल थे। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक तो ये जो तरीका जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये तो है ग्रिफिथ वाला, हर चीज एक्स एक्सिस के ऊपर और इस तरह का है। दूसरा तरीका मैंने इसको किया था कि जो ये जो पॉइंट पी है इसको मैंने स्फीयर के ऊपर ले लिया, बजाय इसके कि मैं बाहर लूं। पहले क्योंकि मुझे बी मालूम करना है और क्यू प्राइम की वैल्यू मालूम करनी थी, तो मैंने सोचा कि यार मुझे ये पता है कि स्फीयर के ऊपर आई डोंट नो कि मुझे ये अब इस पर बात करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये हमने फॉलो नहीं करना मेथड, लेकिन सिर्फ थॉट प्रोसेस के लिए कि इस स्फीयर के ऊपर मुझे पता है पोटेंशियल जीरो है। तो अगर मैं ये वाला जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी अगर मैं स्फीयर के ऊपर ले लूं तो यहाँ पे पोटेंशियल मुझे पहले से मालूम होगा एंड दैट विल बी पी इज इक्वल टू पी पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। और बाकी फिर मैं पॉइंट चार्ज वाला जो फार्मूला है उसको लगा के मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। यानी रफली मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एक अल्टरनेट अप्रोच होगी। वो ये थी कि ये स्फीयर है, ठीक है। मैंने फर्ज किया कि जी मेरा पॉइंट जो है वो पी जो है वो, सॉरी, पॉइंट पी जो है वो इस यहाँ पे है। और ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे मेरा चार्ज पड़ा हुआ है, उस चार्ज से मेरे पी का फासला जो है वो आर है। प्रॉब्लम उसी तरह का ही है। और यहाँ पे मैंने जो है वो पी प्राइम लिया है, ये फासला मैंने आर प्राइम लिया है, और ये फासला मैंने आर लिया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरे लिए इसलिए इजी है कि मुझे पता है कि वी एट पी इज जीरो, बिकॉज स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल जीरो है, लिहाजा इसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लेंगे तो वो जीरो होगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है उसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, बिकॉज दो पॉइंट चार्जेस हैं, जो क्यू प्राइम और क्यू, जो इस पे पोटेंशियल पे अ, इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल या चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करें। तो इनका अगर मैं पोटेंशियल लिखूं पॉइंट चार्ज वाला, तो दैट विल बी दिस वन, क्यू ओवर आर प्लस क्यू ओवर आर प्राइम एंड देन डन। तो ये मेरा पोटेंशियल जो है वो जीरो हो गया। तो उसके बाद फिर अगर ये पोटेंशियल जीरो है तो फिर मेरा काम बस सिर्फ ये है कि मैंने ये राइट साइड जो है उसको इक्वल टू जीरो करना है, और सॉरी यहाँ पे क्यू प्राइम होना चाहिए। एंड देन क्यू और क्यू प्राइम का जो है वो रिलेशन निकालना है। क्यू प्राइम मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं आर और आर प्राइम को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखूंगा एंड देन आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एक तरीका मैंने ये भी लगा के देखा था। अ, इस तरीके में प्रॉब्लम एक जो आता है, मैं इसको हल नहीं कर रहा, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इस मेथड से इसको हल करके देखें कि ये इसमें आपको कहाँ पे जाके प्रॉब्लम होती है, और फिर आप मुझे बताएं कि कहाँ पे जाके आप जो है वो अटके हैं, क्यों आपसे ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। हो जाएगा, लेकिन उसमें एक छोटी सी जगह आती है जहाँ पे समझ लें कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो हो जाता है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ।
ठीक है। ये आप लोग करेंगे, और मैं जो है वो ग्रिफिथ वाले तरीके पे करूँ। और ग्रिफिथ ने कोई तरीका दिया नहीं है, क्योंकि उसने डायरेक्टली जो है वो बस किताब के अंदर आपको डायरेक्टली क्यू प्राइम और बी की वैल्यू जो है बस आपके सर पे दे मारी है, तो बाद में तलाश आपने खुद करनी है। तो उसके लिए फिर ये सोचना पड़ता है। तो ये आप ट्राई करें। मैं जो है वो सादा जो तरीका है मैं वो कर सकता हूँ। जो सादा तरीका है जिसको मैं करना चाहता हूँ वो ये तरीका है। तो आपके पास एक अ, ये सफियर है, और ये का सेंटर है, उसी तरह से सेंटर से बाहर किसी फासले पे कोई चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, अंदर मैंने एक चार्ज क्यू प्राइम ले लिया है। टोटल जो फासला है वो मुझे पता है वो ए के बराबर है, और जो क्यू प्राइम का फासला है वो बी के बराबर है। ये आपका सेंटर है। और यहाँ करके मैंने कोई पॉइंट पी लिया है। पी से क्यू का जो फासला है वो आर है। पी से क्यू प्राइम का जो फासला है वो आर प्राइम है। और पी से जो क्यू का फासला है वो आर है। ये फिर मैंने वही ये है कि बहुत करीब ले लिया पॉइंट। दोबारा इसको नीचे लिखते हैं, आर प्राइम, और सेंटर से पी तक सेपरेशन डिस्टेंस आर, एंड देन यहाँ पे एंगल है थीटा। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं, अगेन टेक्निक मेरी वही है, लेकिन बजाय एक पॉइंट के अब मैं दो पॉइंट्स लूंगा। मुझे पता है कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि दिस इज अ ग्राउंडेड स्फीयर। तो पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल जीरो है। और इसी तरह अगर मैं जो अपनी लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट मिलता है, पॉइंट बी। यहाँ पे भी पोटेंशियल जो है वो क्या है, जीरो है। ठीक है ना। ये तो कोई बात नहीं है जो ना समझ आने वाली हो। तो लेट्स फाइंड दोज पोटेंशियल। तो एट पॉइंट ए पोटेंशियल जो है वो क्या है, जीरो। वी एट ए इज जीरो। बट वी एट ए को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँ? तो पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है, एक तो वो आ रहा है इस चार्ज क्यू की वजह से, और दूसरा वो आ रहा है इस चार्ज इस क्यू प्राइम की वजह से। तो अम, और कुछ डिस्टेंसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेडियस को देखें तो ये रेडियस है स्फीयर का, विच इज गिवन, विच इज ऑलरेडी गिवन, कैपिटल आर। ये रेडियस है स्फीयर का। और क्यू का फासला ए है सेंटर से, और क्यू प्राइम का फासला बी है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ। ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो होगा, बिकॉज दे आर टू पॉइंट चार्जेस, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टाइम्स क्यू पॉइंट का चार्ज आएगा क्यू, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होगा वो अब आपने निकाल। क्यू जो है, ये क्यू जो है ये सेंटर से तो ए फासले पे है, ठीक है, इसका फासला ए है। लेकिन पॉइंट ए से ये ए फासले पे नहीं है। पॉइंट ए से ये जिस फासले पे भी है वो कुछ रेडियस कम हो गया हो, क्योंकि आपने पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पे लिया है तो ये रेडियस है। तो अगर मैं रेडियस जो है स्फीयर का उसको कंसिडर करूं, तो आई कैन राइट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट ए इज, टोटल होगा ए, और उसमें से माइनस करेंगे आर लास्ट। इसी पॉइंट के ऊपर दूसरा जो चार्ज पोटेंशियल डाल रहा है वो क्यू प्राइम है, और क्यू प्राइम का जो डिस्टेंस है वो है टोटल रेडियस ऑफ स्फीयर में से बी निकाल दें, ठीक है ना। तो ये टोटल रेडियस ऑफ स्फीयर है, और उसमें से आपने ये बी निकाल देना है। तो ये वाला जो फासला छोटा सा है
दैट इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्यू प्राइम एंड ए। तो एक मुझे ये पता चल गया। इसी तरह की इक्वेशन जो है मैं पॉइंट बी के लिए भी बना सकता हूँ। पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो भी जीरो है, और उसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड अब बी पॉइंट जो है वो स्फीयर के दूसरी तरफ पड़ा हुआ, लेकिन है उसी लाइन के ऊपर मैंने लिया है जिस लाइन के ऊपर सारे चार्जेस पड़े हुए हैं। तो इसका अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो वो होगा क्यू पॉइंट, ए डिस्टेंस तक पहले आप जाएंगे चल के, क्यू से ए तक जाएंगे चल के विच इज सेंटर, और वहां से फिर आपको रेडियस और चलना पड़ेगा। तो एक रेडियस मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो दैट विल बी दी सेपरेशन डिस्टेंस प्लस क्यू प्राइम। अब क्यू प्राइम बी से कितना दूर पड़ा हुआ है, तो ये है क्यू प्राइम। तो एक रेडियस मैं बी से चलूंगा तो सेंटर आएगा, फिर सेंटर से बी चलूंगा तो मैं क्यू प्राइम पे आ जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि ये होगा R+B। सिचुएशन समझ आ गई है कि चल क्या रहा है। हमने सिर्फ दो पॉइंट्स दिए हैं, ए और बी, और मुझे पता है कि उनके ऊपर पोटेंशियल जीरो है, और वो पोटेंशियल चूंकि दो पॉइंट चार्जेस की वजह से आ रहा है, तो मैंने उन दोनों के पॉइंट चार्जेस जो है, दोनों पॉइंट चार्जेस के जो पोटेंशियल हैं वो ऐड अप कर दिए हैं। जी शादाब ने लिखा नो सर। नो से मुराद क्या, समझ नहीं आई या समझ आ गई है? इस सारे काम करने का मकसद जो है ना, वो जो चीजें आपने फर्ज की थी क्यू प्राइम और बी, वो निकालना है। क्योंकि वो मैंने अपने पास से लिया है, मुझे पता नहीं है उनकी वैल्यूज क्या है, और जब तक मुझे उनकी वैल्यूज पता नहीं होंगी तब तक मैं इस पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल नहीं निकाल सकता। पोटेंशियल निकालने का मतलब होता है कि आप पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ नाउन क्वांटिटीज लिखना चाहते हैं। तो वो नाउन क्वांटिटीज निकालने के लिए मुझे क्यू प्राइम भी निकालना पड़ेगा और बी भी निकालना पड़ेगा। तो अभी तक हम ये काम कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब इससे मुझे दो इक्वेशंस मिल रही हैं, मैं उन इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। राइट, सो वी गेट टू इक्वेशंस, और टू ही हमारे अननाउन है। यहाँ पे आपको मैथ की भी वो पावर नजर आ रही है। दो अगर अननाउन वेरिएबल हो तो उसके लिए दो आपको चाहिए होते हैं इक्वेशंस। तो वही हम, क्योंकि दो अननाउन है ना, क्यू प्राइम निकालना है हमने और हमने बी निकाल, तो ये है हमारा प्रॉब्लम जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको अब मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे तेजी से करूंगा। मुझे ये पता है कि राइट हैंड साइड जीरो है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो तो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में अगर आप एक फैक्टर को जीरो कर दें तो टोटल आंसर जीरो आ जाता है। सो दोनों इक्वेशन में जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं वो जीरो हैं, एंड देन आप इनको लेफ्ट साइड को राइट साइड पे ले जाके इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन बनेगी पहली, R-B इक्वल्स -Q टाइम्स A-R। इसी तरह दूसरे में से निकलेगी तो बनेगी Q इंटू R+B इक्वल्स -Q प्राइम और A+R। आई होप कि दे आर करेक्ट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को खोल के लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स भी खोल लेते हैं एक दफा। क्यू बी इक्वल्स -Q प्राइम ए प्लस Q प्राइम आर, क्यू आर प्लस क्यू बी इक्वल्स -Q प्राइम ए -Q प्राइम आर। तो ये मेरे पास नया सेट आ गया इक्वेशंस का। शफाकत अली का सवाल है कि हमने चार्जेस को अभी तक नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कहा, तो फिर अंदर वी जीरो कैसे है? वी जीरो इसलिए है कि हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। मैं वापस जाता हूँ, अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जैसा ग्राउंडेड स्पीयर है। तो ग्राउंडेड का मतलब ही ये होता है कि ये मतलब उसके ऊपर पोटेंशियल जीरो है। तो आपके सवाल का जवाब है कि ये वाली जो चीज है कि पोटेंशियल जीरो क्यों है,
इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, वापस चलते हैं इक्वेशंस पे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक दफा दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करें, तो क्या आएगा, 2QR विल बी इक्वल टू -2Q' A, एंड देन यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि Q' विल बी इक्वल टू -R Q/A। ठीक है, ये R Q/A, हाँ। तो ये मेरा पहला जो है वो मैंने वेरिएबल जो है वो निकाल लिया। हमें Q' चाहिए था, और ये ग्रिफिथ ने दिया हुआ है। यानी अगर आप इसकी एग्जांपल देखें जो उसने सॉल्व किया है, उसने बस आपको बताया नहीं है कि ये कैसे आया, उसने बस ये दे दिया आपको कि जी Q' ये होगा। ज़ाहिर है जिसने पहली दफा कभी, ग्रिफिथ ने भी जब इसको किया होगा तो अच्छा खासा टाइम लगा होगा उसको हल करने में, क्योंकि मैंने भी इसको 4-5 तरीकों से करता रहा हूँ और करता रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता सीखा। तो लेकिन अब क्योंकि आपको बनी बनाई देग जो है वो पेश की जा रही है, तो आप सिर्फ मजा लें इसका। अच्छा, अच्छा, एक दफा मैंने इनको ऐड किया, अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट -2QB इज इक्वल टू -n+, ये कैंसिल हो जाएगा, सो 2Q', और यहाँ से मुझे मिलेगा बी, चूंकि मैंने निकालना है, सो बी विल बी इक्वल टू -Q'/Q और Q'/Q को मैं ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ से मैं Q'/Q पुट कर सकता हूँ यहाँ पे विद नेगेटिव साइन, तो माइनस, और -R/A टाइम्स R, तो B की वैल्यू आ गई +R²/A, तो ये हमारा B है। ओके, तो हमने प्रॉब्लम का बड़ा हिस्सा जो है वो सॉल्व कर लिया है। हमने Q' भी निकाल लिया और B भी निकाला। अगर Q' और B आ गए हैं, तो फिर अब मैं अपना जो पोटेंशियल है वो मैं लिख सकता हूँ। सो potential outside the sphere V, जो कि हमारे P पॉइंट पे है, और P पॉइंट जो है वो मैंने दिखाया था कहाँ पे है, दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q/R प्लस Q'/R'। दैट वाज द सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट P है तो ये P पॉइंट जो है ये R' है Q' से दूर, और ये R फासले पे है Q से दूर। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसका मैंने पोटेंशियल यहाँ पे लिखा है। ये तो मतलब सिंपल कूलम लॉ से आपको पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे आप इसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो यू जस्ट ऐड देम इंडिविजुअली। यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल किया है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि हर इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज जो है उसका पोटेंशियल ऐड अप होगा, तो आपको टोटल पॉइंट चार्ज, टोटल पोटेंशियल जो है वो पॉइंट पी पे मिल जाएगा। और उसके बाद एक तीसरी चीज यहाँ पे थी, विच वाज दिस सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और उसके ऊपर एक एंगल बन रहा था और उसका फासला और दूसरी बात ये थी कि Q' का जो फासला है वो हमने बी लिया था, और जो Q का फासला है वो दिया हुआ था A। अब इस डायग्राम के मुताबिक अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे R की वैल्यू बताएं, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है, तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएंगे, और लॉ ऑफ कोसाइंस लगा के आप लिख सकते हैं। तो मैं बड़े वाली ट्राइंगल को पहले देखता हूँ, यानी ये जो एक्सटीरियर ट्राइंगल है ना, ये वाली, इस ट्राइंगल में मुझे दो साइड्स के दरमियान एंगल भी पता है, और तीनों साइडों की मुझे वैल्यू
पता है तो मैं लॉ ऑफ कोसाइन लगा के इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक जो आर होगा दैट विल बी दिस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 RA cos of angle between R and A is theta and then स्क्वायर रूट इसका आ जाए। तो ये आपका आर होगा। इसी तरह से आर प्राइम अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इस दफा मैं ये छोटी ट्राइंगल जो है इसको इस्तेमाल करूंगा और अगेन इसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस अब की बार फासला है बी स्क्वायर माइनस 2 RB कॉस एंगल फिर वही रहेगा थीटा एंड देन ये आर प्राइम हो गया। और चूंकि मुझे बी की वैल्यू पता है तो अभी मैंने निकाली है विच इज आर स्क्वायर ओवर ए। तो फिर आर प्राइम को मैं दोबारा लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस R4/A² माइनस 2R और आर स्क्वायर ओवर ए टाइम्स कॉस थीटा स्क्वायर रूट। तो बस ये आपकी जो वैल्यूज आ गई हैं ये है आपका आर और ये है आपका आर प्राइम। ठीक है। तो ये आर और आर प्राइम अगर आप यहाँ पे पुट करें तो यू कैन गेट दी वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। और क्यू प्राइम भी आपको मालूम है। ऑल्सो क्यू प्राइम मैंने अभी निकाला था विच वॉज माइनस R³ ओवर A। तो यहाँ से अब आप टोटल पोटेंशियल की जो वैल्यू है यू कैन राइट दैट। ठीक है। लिख लेंगे अब या लिखा जाए इसको। बाय द वे ये जो मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूँ ये प्रॉब्लम 3.7 है ग्रिफिथ का। तो उसका आंसर भी इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है। अम, तो अम, इस आर प्राइम को अम, हम आई गेस कि ये ठीक मैंने लिखा है बी वॉज आर स्क्वायर ओवर ए एंड देन बी स्क्वायर। तो अगर आप लिखना चाहते हैं यानी ये जो पूरी ये जो मैंने बल्कि मैं इसको कलर में लिख देता हूँ। दिस इज योर दिस इज योर आंसर बाय द वे। इसमें आर और आर प्राइम की वैल्यू जो है वो नीचे मैंने लिखी हुई है। दिस इज आर दिस इज आर प्राइम और क्यू प्राइम की जो वैल्यू है वो ये दी है। ठीक है। तो इसको फाइनल फॉर्म के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ग्रिफिथ ने जो है वो इसको लिखा भी हुआ है। ये प्रॉब्लम 3.7 है। प्रॉब्लम 3.7 का पार्ट ए है। सॉरी प्रॉब्लम 3.7 पार्ट ए जो है उसमें इसका आंसर दिया हुआ है। और मैं वहां से डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन क्यू ओवर आर। आर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई इज दिस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 RA cos थीटा स्क्वायर रूट एंड देन सेकंड चार्ट जो है दैट इज माइनस क्यू ओवर। अब इसको थोड़ा बहुत आपने सॉल्व करना है। सिर्फ एक स्टेप है जो मैं नहीं कर रहा वो आप कर सकते -2 RA cos थीटा देन इसका भी आएगा स्क्वायर रूट देन डन। So this is the answer to our question. This is the potential for outside the grounded sphere. This is our answer. ठीक। ओके सो ये था प्रॉब्लम ये मैंने एग्जांपल 3.2 और प्रॉब्लम 3.7 को कंबाइन करके पूरा एक सॉल्व। अब हमने प्रॉब्लम 3.7 की बात कर ही ली है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी
देख लेते हैं पार्ट बी जो है उसका। तो पार्ट बी में वो कहता है 3.7 पार्ट बी। पार्ट बी की स्टेटमेंट कहती है कि फाइंड द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज जिस तरह हमने क्लासिक इमेज प्रॉब्लम में किया था ना, सेम वही चीजें हैं। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है। एंड देन इंटीग्रेट दिस टू गेट द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज मैं बाद में निकाल। पहले तो मेरा सवाल आपसे है कि ये वो कौन से चार्ज की बात कर रहा है, कौन से चार्ज की बात कर रहा है कि निकालो। ये कहाँ से आया इंड्यूस सरफेस चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज इंड्यूस हो गया है। तो वो कहाँ से आया है, कोई बता सकता है। ये स्फीयर है। ये स्फीयर नहीं है, ये बहुत कुछ और ही बना दिया मैंने। दोबारा बनाता हूँ। ये स्फीयर है और ये स्फीयर का सेंटर था और उसके बाहर कहीं सोर्स चार्ज पड़ा हुआ था। गुड, महक ने सही जवाब दिया है। क्योंकि हमने अपने पास से इसके ऊपर एक चार्ज फर्ज किया था, इमेज चार्ज क्यू प्राइम। तो उस चार्ज इमेज क्यू प्राइम चार्ज ने इस स्फीयर के ऊपर, ओरिजिनली ये ग्राउंडेड स्फीयर था, लेकिन चूंकि अब आपने इसके अंदर एक चार्ज रख दिया है क्यू प्राइम, तो उस चार्ज ने इस पूरी स्फीयर के ऊपर फैलना है। और वो जो फैला हुआ चार्ज है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी वो स्फीयर की सरफेस के ऊपर फैल जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो वो चार्ज है जो अब आपको निकालना है। गुड, आपने सही जवाब दिया है। ताकत ने भी सही जवाब दिया है। एंड देन अगर मैं अब सिग्मा लगाऊं तो सिग्मा का फार्मूला फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस आपको याद होगा। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल वेक्टर होता है। अब इस स्फीयर के ऊपर किसी भी जगह पे फर्ज करें कि किसी भी सरफेस किसी भी जगह पे आप ले सकते हैं। तो लेट्स से सरफेस का मैं ये वाला हिस्सा जो है, ये ये वाला हिस्सा जो है वो कंसिडर कर रहा हूं। तो इस सरफेस के हिस्से पे अगर मैंने चार्ज निकालना है तो मुझे पता है वो क्या होगा। सॉरी, यहाँ से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये वो नॉर्मल वेक्टर है जो यहाँ पे आपको, जिसके रिस्पेक्ट से, जिसके मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लेते हो। एंड देन पोटेंशियल जो है वो आपने पहले निकाला हुआ है, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है प्रॉब्लम 3.7 ए के आंसर के तौर पे। एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो जो नॉर्मल वेक्टर है वो उसी सिमत में है जिस सिमत में इसका रेडियस है। तो लिहाजा मैं अपनी इस इक्वेशन को यूं लिख सकता हूँ कि ये माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शल वी बाय पार्शल आर होनी चाहिए, बिकॉज द रेडियल डायरेक्शन फॉर अ स्फीयर इज द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर उसी सिमत में जा रहा है जिस सिमत में रेडियल वेक्टर जा रहा है। तो लिहाजा नॉर्मल वेक्टर को मैंने रेडियल वेक्टर से रिप्लेस कर दिया है। तो एन को मैंने आर से रिप्लेस कर दिया है। अब आपका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे दिया गया है वी। पहले तो आप ये नोट करें कि ये जो पोटेंशियल है ये किन वेरिएबल्स का फंक्शन है। इसमें एक वेरिएबल आ रहा है रेडियल आर और दूसरा वेरिएबल आ रहा है थीटा। बाकी सब कुछ फिक्स है। क्यू फिक्स है, ए फिक्स है, रेडियस ऑफ द स्फीयर फिक्स है। तो द ओनली थिंग जिस पे ये पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, जो चीज चेंज हो सकती है वो आर है और थीटा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो पोटेंशियल है दैट इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। क्लियर है? वन सेकेंड। तो v इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। और डेरिवेटिव लेने से पहले ही मुझे पता है कि जब मैं आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूंगा
इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर जब ले लिया जाएगा तो आर इसमें से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने आर के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लिया। तो जो आपका सिग्मा आएगा चार्ज डेंसिटी, वो सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा। और ग्रिफिथ ने यही आपसे पूछा है कि सिग्मा निकालें इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो वो जो सिग्मा और थीटा है वो अब मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग निकालें, क्योंकि मुश्किल काम मैंने यहाँ पे छोड़ देना है। ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल आर, और वो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थीटा। कर लेंगे कि मुश्किल लगता है? अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टोटल चार्ज इस पूरी सरफेस के ऊपर गया है, इस पूरे स्फीयर के ऊपर जो टोटल चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी मिकदार कितनी है? टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो वो अगर आप निकालना चाहे तो उसको मैं कैपिटल क्यू से जाहिर कर लेते हैं, एंड देन वो जो भी आपने सिग्मा निकाला हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे सरफेस एरिया के ऊपर। तो सरफेस एरिया के लिए मैं यहाँ पे डी कैपिटल ए इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि स्मॉल ए जो है ना वो पहले ही इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो वो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, महक का सवाल है कि रेडियल आर और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर है। ये वो वेक्टर है जो अगर आप स्फीयर की सरफेस लें तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर जा रहा होता है ना, तो परपेंडिकुलर वेक्टर को हम नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम नॉर्मल वेक्टर है, तो इसको इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर फर्ज करें कि मैं सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो मुझे वहां पे एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। वो नॉर्मल वेक्टर इस सीमत में भी हो सकता है, अगर मैंने इस जगह पे निकालना है सरफेस चार्ज स्मॉल स्मॉल एरिया पे, और इसी तरह मैं यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर ले सकता हूँ यहाँ पे भी। तो जहां पे भी मैं नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ वो सारे बेसिकली ऐसे ही लग रहे हैं जैसे रेडियस वेक्टर, तो इसको रेडियल डायरेक्शन भी बोलते हैं ना। तो आपका नॉर्मल वेक्टर उधर ही हमेशा जाएगा जिस तरफ को आपके स्फीयर का रेडियस वेक्टर जा रहा है। तो उस रेडियल वेक्टर को मैंने आर। इज दैट क्लियर? दूसरे लफ्जों में मैंने ये बात यहाँ पे इस्तेमाल की है कि जो एन हैट वेक्टर है दैट इज सेम एज आर है। तो ये वो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि मेरे नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन उधर ही है जिधर मेरे रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अगर मैं नॉर्मल वेक्टर को रेडियल वेक्टर से रिप्लेस कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वही हमने यहाँ पे किया। ओके, गुड। सो टोटल चार्ज निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे टोटल चार्ज के लिए? यू विल जस्ट इंटीग्रेट। ठीक है, तो जो भी आपने सिग्मा निकाला होगा ऊपर वो आपने लिख देना है। अब चूंकि जब आप सरफेस के ऊपर ऊपर रखते हैं, अगेन मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ एक इनसाइट देने के लिए, क्योंकि ये चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर ऊपर हमने निकालना है ना, सरफेस के ऊपर पड़ा होगा, इंड्यूस होगा, जो कंडक्टर है तो सारा चार्ज सरफेस के ऊपर चला जाएगा। तो सरफेस के ऊपर मुझे एक चीज पता है कि जो सेंटर से उसका फासला है रेडियस आर वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है तो जो मेरा एरिया होगा जिसको मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, एरिया एलिमेंट, उसको मैं लिखूंगा यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इज दैट क्लियर? ये सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। आई होप कि ये आर स्क्वायर ही होता है। ये मुझे हमेशा भूल जाते हैं और मुझे गूगल से देखने पड़ता है, लेकिन बहरहाल दिस इज हाउ यू विल फाइंड द टोटल चार्ज। बल्कि इसके साथ मुझे ड्यूट भी लिखना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये क्यू इंड्यूस्ड है, पूरा लिख देता हूँ चलो। जो इंड्यूस चार्ज है वो आपने निकाला।
और ये अगर आप निकालेंगे, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है, ऊपर वाले का आंसर थोड़ा सा गंभीर सा था तो वो मैंने इसलिए आप नहीं किया। लेकिन अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इंड्यूस चार्ज है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस आर क्यू ओवर ए। और ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये क्यू प्राइम के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यही तो मैजिक है मेथड ऑफ इमेजेस का, कि जो आपने फर्ज किया था ये उसी के बराबर आना चाहिए। अगर ये उसके बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका मेथड कहीं पे गलत हो गया। क्योंकि क्यू प्राइम ही तो मैंने रखा था, तो क्यू प्राइम ही इंड्यूस होना चाहिए ना सरफेस के ऊपर, उससे कम ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो जब आप क्यू इंड्यूस निकालेंगे इतनी लंबी लंबी क्वेश्चन इंटीग्रल सॉल्व करके, तो आखिर पे वो निकलेगा वही जो आपने क्यू प्राइम निकाला था पहले। राइट। और यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि बाकी सारी वैल्यू तो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव है, आर जो है वो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, फासले हैं। तो उसका मतलब क्यू प्राइम जो है वो नेगेटिव चार्ज, वो एग्जैक्टली माइनस क्यू के बराबर तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना आपने यूज किया है। लेकिन नेगेटिव ये बता रहा है कि इमेज चार्ज। ठीक है, तो क्यू प्राइम इज अपोजिट ऑफ द क्यू चार्ज। स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं फर्ज किया हुआ था, मैंने सिर्फ एक क्यू प्राइम लिया था। लेकिन जब उसकी इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है, लॉजिक अप्लाई किया है, तो मुझे नजर आया कि अच्छा वो नेगेटिव है। तो इमेज चार्ज इज द नेगेटिव ऑफ द सोर्स चार्ज। तो इससे अब आप फिर ड्यूस चार्ज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसी का सवाल, ये बात समझ आ गई? तो अगर मैं बहुत तेज नहीं जा रहा तो, बल्कि ग्रिफिथ ने जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में अगर आप देखें तो उसने पूछा भी है आपसे कि ये जो इंड्यूस चार्ज है इसको कैलकुलेट करने से पहले बताएं कि वो आपके माइंड में क्या है, क्या होना चाहिए इंड्यूस चार्ज। तो वो मुझे पहले ही पता था कि इंड्यूस चार्ज क्यू प्राइम के ही बराबर आना चाहिए, यानी उसकी वही वैल्यू होनी चाहिए जो क्यू प्राइम की वैल्यू थी। तो अगर आप इंटीग्रल सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि वो यही है। अच्छा, इसके बाद मैं इसकी इसकी फोर्स भी निकाल सकता हूँ और इसकी एनर्जी भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल जैसे हमने क्लासिक इमेज प्रॉब्लम के अंदर हमने हमने किया था। ठीक है, तो पार्ट सी प्रॉब्लम का है, 3.7 प्रॉब्लम का जो पार्ट सी है उसमें वो कहता है कि फाइंड द एनर्जी, और ये एनर्जी जो है ये आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। ये एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, बिकॉज द चार्ज इज स्टैटिक, राइट। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वो कह रहा है कि एनर्जी निकालें। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन से मुराद की जो जो भी आपने सिस्टम किया हुआ है। तो एनर्जी का फार्मूला मुझे पता है। एनर्जी होती है वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी नियर दिस स्फीयर। तो अगर मैं एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो उसका फार्मूला होगा इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। क्यों ए ले रहा हूँ ये भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा स्फीयर है। फिर मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ बार बार। और यहाँ से बाहर हमने क्यू प्राइम चार्ज लिया है। तो जो सेंटर से क्यू प्राइम का फासला है दैट इज ए। ठीक है, तो इसलिए जब मैं और यहाँ पे काम करना क्यों मुझे पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे मैंने क्यू प्राइम एक चार्ज लिया हुआ है। अगर ये क्यू प्राइम यहाँ पे ना पड़ा होता और आपका सफियर सिर्फ ग्राउंडेड होता, तो इस क्यू प्राइम, इस क्यू को पकड़ के मैं जहां मर्जी ले जाऊं मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इसके ऊपर नहीं लग रही, क्योंकि पोटेंशियल ग्राउंडेड है। लेकिन जब मैंने क्यू प्राइम इमेज चार्ज लिया जिसने इसकी सरफेस के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस कर दिया, तो अभी ये स्फीयर जो है इसकी सरफेस के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू प्राइम। अब जब मैं इस क्यू वाले चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से दूर से कहीं से उठा के ला के ए पॉइंट पे लेके आऊंगा, जब इसका फासला यानी ए रह जाएगा, तो ए फासले तक जब ये आएगा तो उस पर जितना भी काम हो चुका हुआ होगा अगेंस्ट दी फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, वो काम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगा इस सिस्टम, इस चार्ज के अंदर। इज दैट क्लियर कि ये कौन सा काम है या कौन सी एनर्जी है जिसको हम निकाल रहे
एंड देन इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, एंड देन आप उस फोर्स को उस फासले पे इंटीग्रेट करेंगे, जिसको मैं यहाँ पे एक्स का नाम दे देता हूँ, लेट्स से, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है, तो बस एक्स नाम दे लें या कुछ और भी दे लें, जो भी है। तो दिस इज द फार्मूला। अब इसका मतलब है कि अगर मुझे फोर्स पता चल जाए इन दोनों चार्जेस के दरमियान, तो मैं उसको इस फार्मूले में डाल के इंटीग्रेट करूंगा और मुझे एनर्जी मिल जाएगी। तो फोर्स निकालने के लिए कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। कूलम्स लॉ ये कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज वन पॉइंट पॉइंट चार्जेस, वन वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ क्या आएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चार्ज इज क्यू, सेकंड चार्ज इज क्यू प्राइम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू प्राइम। तो क्यू प्राइम का जो डिस्टेंस है वो बी है, ठीक है, ये वाला, और सेंटर से, और क्यू का जो डिस्टेंस है वो ए है, जबकि मुझे यहाँ पे फोर्स निकालनी है बिटवीन क्यू एंड क्यू प्राइम। तो ये जो फासला है ये ए माइनस बी है, और चूंकि कूलम लॉ में स्क्वायर आता है फासले का, सेपरेशन का, तो स्क्वायर भी आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक्स तो है ही नहीं कहीं, मैंने ऊपर एक्स पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिखा हुआ था, तो एक्स असल में है, और जो एक्स है ना वो बेसिकली, ये जो ए है ये आपका एक्स बनेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम ए को रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, क्योंकि फर्ज करें कि मैं एक्स फासले से इसको लेके आ रहा हूँ ए तक, तो मैं एक्स एज अ वेरिएबल ले रहा हूँ, और जैसे जैसे एक्स आपका चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स जो है वो चेंज होगी, राइट, कि आपका क्यू प्राइम एक जगह पे पड़ा हुआ है, और आपका जो क्यू है वो अब आप मूव करवा रहे हैं इंफिनिटी से एक्स एक्सिस पर। तो जैसे जैसे आपका एक्स चेंज होगा, बी के लिहाज से फोर्स भी उसके ऊपर चेंज होती जाएगी चार्ज के ऊपर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। बस अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, देन आपका आंसर आ जाएगा। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है, यू जस्ट इंटीग्रेट एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो डब्ल्यू विल बी, बल्कि जो चीजें मुझे अंदर नहीं चाहिए उनको मैं बाहर लिख लेता हूँ। क्यू क्यू प्राइम ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल इन्फिनिटी टू ए, और अंदर क्या आएगा, वन ओवर एक्स माइनस बी स्क्वायर, एंड देन डी एक्स। बस अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए और आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। बल्कि हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, वो है क्यू प्राइम की वैल्यू, क्योंकि मुझे क्यू प्राइम पता है। तो जस्ट अ सेकेंड बिफोर डूइंग दिस, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज मैं भूल रहा हूँ तो उसको नहीं भूलना। क्यू प्राइम की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू माइनस आर, क्या थी, माइनस आर क्यू ओवर ए, आई होप सो। तो चलो ये क्यू प्राइम पुट करो एफ में, तो एफ विल बी इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स माइनस बी स्क्वायर, और क्यू प्राइम की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस आर क्यू ओवर ए, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और आर, और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए। अच्छा, ये जो ए है, अब इस ए को भी फिर आपने एक्स ही लेना है, क्योंकि मैंने ए का नाम बदल दिया ना इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, वेरिएबल का नाम बदलना होता है। ओ कम ऑन, एक्स, तो यहाँ पे भी फिर एक्स लेना पड़ेगा, तो जहां जहां ए है वहां वहां मैं एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स।
आई थिंक अब ये करेक्ट है। तो यहाँ पे बी एक्स आ जाएगा। ऑल्सो बी बी इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर ओवर है। तो इसको भी प्लग इन करें फोर्स में। तो फोर्स विल बिकम -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ओवर आर टाइम्स आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आर स्क्वायर ओवर। अच्छा, चूंकि ए है तो ए को फिर आपने एक्स क्या देना है, क्योंकि हमने वेरिएबल लेना है ना। तो आर स्क्वायर ओवर एक्स और फिर होल स्क्वायर और टाइम्स एक्स। अच्छा जी, ये है गंभीर का फार्मूला जो अगर आप नीचे वाले टर्म का एलसीएम ले लें तो शायद ये और सिंपल हो जाए। तो क्यू स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होगा, वो एक्स से कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा एक्स। ये है जी आपकी फोर्स जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। आई होप कि और कुछ मिसिंग नहीं है। हाँ, एक स्क्वायर मिसिंग है यहाँ पे, वो भूल गया हूँ मैं। ठीक है। सो दिस इज द फोर्स। यस, थैंक यू महक। होल स्क्वायर। तो ये है फोर्स। तो ये फोर्स है जी। इस फोर्स को मैं प्लग करता हूँ। तो द एनर्जी इज डब्ल्यू इक्वल्स माइनस। अच्छा, एक बात पहले, एनर्जी निकालने से पहले ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको। फोर्स जब आपने निकाली तो वो नेगेटिव आ रही है ना। तो ये साइन, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है। एनीवन, इससे कोई मालूमात मिल रही है नेगेटिव साइन से। और इसका हिंट जो है वो यहाँ पे है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आया था ना, क्यू प्राइम से आया था। तो कूलम लॉ में नेगेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है। एनी वन। नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स है ये। और ये अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्फीयर के ऊपर चार्ज है वो नेगेटिव है और उसके बाहर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो एक दो इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी, दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो वो नेगेटिव साइन जो है वो आपको ये बता रहा है कि ये फोर्स जो है वो नेगेटिव है, अट्रैक्टिव है। बहरहाल, तो अब आप सिंपली इसको प्लग इन करें एनर्जी के फार्मूले में, देन इंटीग्रेट करें इन्फिनिटी टू ए। ए पॉइंट तक आप उसको लेके आए हैं, क्यू क्यू चार्ज को। एंड देन ये वाला फंक्शन है, इसका इंटीग्रल देख लें, ये बड़ा मशहूर इंटीग्रल है। तो अब आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज ऑफ वेरिएबल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, या गूगल से देख लें इसका आंसर। बट यू कैन फाइंड दी एनर्जी इन दिस केस, इस इंटीग्रल को सॉल्व करके। इज दैट क्लियर। ये प्रॉब्लम 3.7 तक हमने इसको कर लिया। um, तो हमने इस एक प्रॉब्लम पे काफी टाइम गुजारा है कि एक ग्राउंडेड स्फीयर के बाहर अगर एक पॉइंट चार्ज रख दें तो उसका पोटेंशियल कैसे निकालना है, उसके ऊपर ड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालनी है, उसका टोटल चार्ज कैसे निकालना है, उनके दरमियान स्फीयर और चार्ज के दरमियान फोर्स कैसे निकालनी है, और उससे फिर जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो कैसे निकालनी
तो ये एक प्रॉब्लम पे हमने एग्जांपल 3.2 और प्रॉब्लम 3 क्या था 7, ये दोनों हमने कर लिए। इसी का एक और, इसी से मिलता एक और प्रॉब्लम है जो ग्रिफिथ ने दिया हुआ है, इसी प्रॉब्लम का ही एक और हिस्सा समझ लें। वो है प्रॉब्लम 3.8। अगर आप लोग थक नहीं गए तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। प्रॉब्लम 3.8 में स्टेटमेंट ये है कि कि इसी इसी प्रॉब्लम को लें, ठीक है, जिसमें हमने ग्राउंडेड स्फीयर लिया हुआ था, और उसके ऊपर आपने इमेज चार्ज भी लिया हुआ है। अब कहता है इसके इसके सेंटर के इसके ऊपर एक और इमेज चार्ज रख दो, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट चार्ज शुड यू यूज एंड वेयर यू शुड यू पुट इट, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉइंट चार्ज एंड द न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो अब की बार अगेन स्फीयर है, ये उसका सेंटर है, और उस सेंटर से बाहर वही चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। सेंटर से उस चार्ज क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, और यहाँ पे आपने इमेज चार्ज क्यू प्राइम रखा था, इसका फासला जो है वो बी है। और वो ये कह रहा है कि अब आप एक और इमेज चार्ज जो है वो स्फीयर के अंदर रखें, और उस स्फीयर के अंदर वो चार्ज रखने के बाद उसके ऊपर आपने फोर्स भी निकाल दी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि जब ये वाली कंडीशन थी, जब हमने पहला इमेज चार्ज रखा था, तो आपका जो पोटेंशियल है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आपकी जो सरफेस है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस थी। अब आप अगर दूसरा चार्ज रखना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो फिर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब मैं इस स्फीयर के अंदर दूसरा इमेज चार्ज कहीं भी रख सकता हूँ। पहली बात तो ये कि हमने इस लाइन को चूज करना है अपनी आसानी के लिए, क्योंकि उसने मुझे ये नहीं कहा कि कहाँ रख। तो इस लाइन के ऊपर जो रेडियस में से लाइन गुजर रही है, उसके ऊपर मैंने इस चार्ज को कहीं ना कहीं रखना है, दूसरे इमेज चार्ज को। लेकिन मैं इसको ऐसी जगह पे रखना चाहता हूँ कि जहाँ पे अगर मैं उस चार्ज को रखूं, तो उससे मेरे स्फीयर पे ये ना हो कि एक तरफ ज्यादा पोटेंशियल हो जाए और दूसरी तरफ कम पोटेंशियल हो जाए। बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरा जो पूरा पोटेंशियल, मेरी जो पूरी सरफेस है स्फीयर की, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही रहे। तो इसका मुझे सिर्फ एक केस पता है, वो ये कि अगर मैं सेंटर के ऊपर मैं कोई चार्ज रखूं स्फीयर के, तो चूंकि सेंटर से तमाम फासले बराबर हैं और पोटेंशियल सिर्फ फासले पे डिपेंड करेगा, तो सेंटर से चूंकि तमाम फासले बराबर होंगे, तो लिहाजा अगर मुझे सरफेस के ऊपर कांस्टेंट पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे अपना दूसरा जो इमेज चार्ज है वो सेंटर के ऊपर रखना पड़ेगा। तो माय सेकंड इमेज चार्ज विल बी ऑन द सेंटर, एंड दैट विल बी क्यू डबल प्राइम। ये लॉजिक समझ आई है? कि पोटेंशियल चेंज तो होगा सरफेस पे, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा चार्ज अब रख दिया, दो चार्जेस अब आपने स्फीयर के अंदर रख दिए, तो सरफेस के ऊपर उसका टोटल पोटेंशियल चेंज तो होगा। लेकिन आपने अगर उसको ऐसी लोकेशन पे रखा है कि उसका सरफेस का फासला उस लोकेशन से सेम रहे, तो पूरी सरफेस के ऊपर इक्वल पोटेंशियल इंड्यूस होगा। पोटेंशियल इंड्यूस नहीं कहना चाहिए, चार्ज इंड्यूस होता है, लेकिन पोटेंशियल सेम होगा पूरी सरफेस। तो पहला आंसर तो उसका ये हो गया कि पुट अ सेकंड इमेज चार्ज q prime at the center of the sphere, so that the surface is still an equipotential surface. An equipotential surface.
और वो पोटेंशियल आप निकाल भी सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट सेकंड इमेज चार्ज क्यू डबल प्राइम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डबल प्राइम ओवर, अब इसका डिस्टेंस क्या आएगा क्योंकि ये सेंटर पे पड़ा हुआ है सरफेस के ऊपर, इसका मैं वैल्यू अगर निकालूंगा तो दैट विल बी कांस्टेंट ऑन द सरफेस। तो चूंकि सरफेस के ऊपर क्यू प्राइम तो वैसे ही कांस्टेंट चार्ज, आपने सेकंड में चार्ज कांस्टेंट लेना है, आर चूंकि कांस्टेंट है स्फीयर के लिए, तो लिहाजा वी क्यू डबल प्राइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। महक का क्वेश्चन है कि सेम डिस्टेंस पे अपोजिट साइड पे नहीं रख सकते, तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जितने डिस्टेंस बी के ऊपर मैंने क्यू प्राइम को रखा है उतना ही डिस्टेंस दूसरी तरफ क्यू डबल प्राइम को ले लें। हाँ, अच्छा फर्ज करें कि वो हम करके देखते हैं, चलें। लेट्स से कि मेरे पास अगेन ये स्फीयर है। मैं स्फीयर का अंदर ही ड्रॉ करूंगा, ये सेंटर है। तो पहला चार्ज मैंने यहाँ पे रखा था क्यू प्राइम। अब आप कह रही हैं कि दूसरा चार्ज मैं यहाँ पे रखूं क्यू डबल प्राइम, सच दैट के ये जो फासला है ये बी है और ये फासला भी क्या हो, बी हो। तो ये है वो क्वेश्चन जिसको हम एड्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्यू डबल प्राइम आप ले रहे हैं, देखें जब आपने पहला चार्ज रखा था तो वो सारा चार्ज आपकी सरफेस के ऊपर इंड्यूस हो गया था, और वो आपने देखा कि वो कांस्टेंट चार्ज था। अगर आपको याद हो तो क्यू प्राइम जो हमने लिया था, निकाला था, दैट वाज -r क्यू ओवर ए। उसमें क्यू कांस्टेंट है क्योंकि ये तो गिवन था, रेडियस ऑफ द स्फीयर कांस्टेंट है, ठीक है, और ए फासला भी हमें गिवन था तो ये कांस्टेंट है। तो क्यू प्राइम जो है वो एक तरह से कांस्टेंट चार्ज था, तो उसने एक कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सरफेस के ऊपर, पोटेंशियल की सरफेस के ऊपर, तो हमने कहा कि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गई है। अब जब मैं सेकंड चार्ज लेके आ रहा हूँ ना, तो क्या होगा कि इन दो चार्जेस का आपस में अब कुछ होगा, ठीक है, इनकी आपस में भी इंट्रैक्शन होगी। दूसरा ये कि ये जो क्यू डबल प्राइम है, इसका फासला इस वाली सरफेस पे करीब है और दूसरी साइड जो है स्फीयर की वहां से दूर है। तो एज द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज 1/r, तो अगर इस तरफ को देखें तो फासला कम है और इस तरफ को देखें तो फासला ज्यादा है, तो सरफेस के ऊपर इक्वल पोटेंशियल नहीं रहेगा। तो लिहाजा ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगी, आपका प्रॉब्लम पहले से चेंज हो जाएगा। तो आप जब स्टार्ट किया था तो आपका पोटेंशियल था 0, फिर आपने एक पहला इमेज चार्ज रखा, ये और वो चार्ज कांस्टेंट था जैसे कि मैंने बताया, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे स्फीयर की सरफेस पे और आपकी सरफेस इक्वी पोटेंशियल बन गई। अब ये जब तीसरी दफा जब ये मैंने क्यू डबल प्राइम सेकंड इमेज चार्ज रखना है, तो ये भी मैंने इस तरह से रखना है कि मेरी जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, यानी वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, यानी उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना रहा हो। तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं क्यू प्राइम को सेंटर के ऊपर रखूं सो दैट इन एनी डायरेक्शन इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आप क्यू प्राइम को आर क्यू ओवर ए ले लें तो दोनों का सम 0 हो जाएगा, बट हाउ डू यू नो कि क्यू डबल प्राइम ये है? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने क्यू प्राइम यहाँ पे फर्ज नहीं किया था कि इसकी ये वैल्यू है, हमने इसको कैलकुलेट किया था फॉर टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये थ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि ये क्यू बाय भी तो पड़ा हुआ है ना। तो अब आप इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है सजेशन के मुताबिक, एंड देन आप देखेंगे कि क्यू डबल प्राइम क्या आना चाहिए। तो आई डोंट नो कि हम क्यों इसको क्यू प्राइम डबल प्राइम को आर क्यू ओवर ए लें। क्यू डबल प्राइम को ये क्यू प्राइम के दूसरी तरफ नहीं ले सकते, क्योंकि क्यू प्राइम जो है वो पर्टिकुलरली जो हमारा ओरिजिनल चार्ज था क्यू
उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल को जीरो करने के लिए लिया गया था। अगर आप क्यू डबल प्राइम लेंगे उसके अंदर ही, सफेयर के अंदर ही, उसकी दूसरी तरफ, तो ये पोटेंशियल को तो जीरो नहीं करेगा, क्योंकि क्यू प्राइम की वैल्यूज, क्यू प्राइम और क्यू डबल प्राइम की वैल्यूज बजाते खुद डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये स्फेयर की सरफेस के ऊपर फिर पोटेंशियल को नॉन जीरो कर देगा। नहीं महक, आपने कहा था क्यू डबल प्राइम की लोकेशन की बेस पे उसको जीरो ही रखना है। नहीं, पहला जो क्यू प्राइम रखा है ना, वो हमने इसलिए रखा था कि हमें ग्राउंडेड स्फीयर दिया गया था। हमारे पास v इक्वल टू जीरो था और हमने क्यू प्राइम उसके सरफेस पे इमेज उसके अंदर लिया हमने। हम्म लेकिन उसकी जो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जो जो इंड्यूस हुआ, एक पॉइंट चार्ज ने उसकी सरफेस के ऊपर एक कांस्टेंट पोटेंशियल इंड्यूस किया। अब जब आप हम्म सेकंड चार्ज रखेंगे तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि वो पोटेंशियल की जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, वो शिफ्ट हो जाए थोड़ी सी, लेकिन वो चेंज ना हो। तो सिंपली ये होगा कि आप v इज इक्वल टू जीरो से, यानी इनिशियली अगर आप v इज इक्वल टू जीरो पे थे, तो अब आप v इज इक्वल टू सम वैल्यू, लेट से v नॉट पे हो। तो हम्म। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है और यहाँ पे भी ये कांस्टेंट। हाँ, तो आपको सिर्फ ये सेंटर हुआ पे है। रखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ पोटेंशियल डिस्टेंस डिपेंडेंस है, तो जो चार्ज है उसको सफेयर के या सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर इक्वल पोटेंशियल प्रोड्यूस करना है, विच मींस दैट उसका डिस्टेंस इस सफेयर या सर्कल के हर पॉइंट से बराबर होना चाहिए। जो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप उसके सेंटर पे रखें। हाँ, लोकेशन आप, मैं कह रही है कि लोकेशन चेंज करना या मैग्नीट्यूड, ये एक ही बात है। क्योंकि जैसा फसी ने भी कहा है कि पोटेंशियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना, 1 ओवर सेपरेशन डिस्टेंस। तो जब आप लोकेशन चेंज करेंगे तो आर की वैल्यू चेंज होगी, जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज होगी, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो अगर आप उधर रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन फिर आपकी ये वाली जो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई नहीं होगी। यू विल नॉट गेट एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आई होप कि ये क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन उसने इस पहला क्वेश्चन यही था कि जो सेकंड इमेज चार्ज है वो आप किस जगह पे पुट करेंगे। दूसरा है फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉइंट चार्ज एंड अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। तो दूसरा हिस्सा आप इसका सॉल्व करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने निकालनी है। तो पहले आप ये देखेंगे यहाँ से जो क्यू डबल प्राइम की वैल्यू है, क्योंकि उसने पूछा है कि कितना चार्ज और कहाँ पे रख। तो आंसर है कि आपने सेंटर पे रखना है उसको, ठीक है, यहाँ नहीं रखना है उसको। तो सेकंड चार्ज भी जो है वो सेंटर पे आएगा, और उसकी जो वैल्यू होगी दैट, वो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, यानी वी क्यू डबल प्राइम को मैं वी नॉट कह देता हूँ, क्योंकि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना, उसकी को जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका नाम रखना। सो क्यूब डबल प्राइम विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स वी नॉट। तो ये है वैल्यू ऑफ द सेकंड इमेज चार्ज, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? एट सेंटर। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट ये है कि इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between a point charge q and a neutral conducting sphere. Neutral conducting sphere। तो ये है सवाल का दूसरा हिस्सा। अब आप देखें यहाँ पे फिर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर की बात है। अच्छा, जब मैंने यहाँ पर क्यू प्राइम और क्यू डबल प्राइम दोनों रखे, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई थी कि जो सरफेस है पोटेंशियल स्फीयर की, वो इक्वी पोटेंशियल होगी, और जिसको हमने यहाँ पे वी नॉट भी कहा था। अब क्वेश्चन वो इसके बारे में नहीं कर रहा, क्वेश्चन वो कर रहा है कि आपका जो स्फीयर है वो न्यूट्रल हो।
तो आपका स्फीयर न्यूट्रल तभी हो सकता है अगर उसके अंदर जो टोटल चार्ज पड़ा हुआ है वो जीरो है। तो अगर टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर जीरो कर दें तो फिर जो सरफेस जो पूरा स्फीयर होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल स्फीयर होगा। टू गेट अ न्यूट्रल स्फीयर, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर शुड बी जीरो। टोटल चार्ज होगा क्यू प्राइम प्लस क्यू डबल प्राइम, तो इसको मुझे जीरो करना पड़ेगा। इस कंडीशन को इस्तेमाल करके अब मैं प्रॉब्लम को दोबारा लिखता हूं कि मेरे पास एक कंडक्टिंग एक न्यूट्रल स्फीयर है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, और मुझे कहा जा रहा है कि इनके दरमियान अब आपने फोर्स निकालनी है। बाकी कंडीशन उसी तरह से जैसे पहले थी, कोई प्रॉब्लम जैसे पहले चल रहा है। एंड देन एफ को मैं लिख सकता हूँ। अब फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है दो चीजों के दरमियान, ठीक है, यहाँ पे तीन चार्जेस पड़े हुए हैं, एक यहाँ पे क्यू डबल प्राइम पड़ा हुआ है और एक यहाँ पे क्यू प्राइम है। तो सबकी बारी बारी फोर्स लिख लेते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सबके साथ आएगा। पहले मैं फोर्स लिख रहा हूँ इस क्यू चार्ज की जो फोर्स लग रही है इस क्यू प्राइम के ऊपर, तो वो आ जाएगी क्यू फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो चूंकि सेंटर से जो क्यू का डिस्टेंस है वो ए है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बी है, तो फिर क्यू और क्यू प्राइम का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ए माइनस बी स्क्वायर, राइट। प्लस सेकंड फोर्स जो आएगी वो होगी फिर क्यू और क्यू डबल प्राइम के दरमियान, क्योंकि दूसरा चार्ज लेना है। एंड देन उनका जो फासला है वो मुझे पता है कि वो ए के बराबर है, सो ए स्क्वायर आ जाए, दैट इज द फोर्स। अब आप वैल्यूज पुट कर दें एज दी वैल्यूज आर, क्यू की वैल्यू, क्यू प्राइम की वैल्यू मुझे पता है वो है -r/क्यू/a, और क्यू प्राइम डबल प्राइम की वैल्यू मुझे पता है विच इज क्या है उसकी वैल्यू क्यू डबल प्राइम की, -क्यू प्राइम, क्योंकि ये कंडीशन दी है ना हमें। सो -क्यू प्राइम होगा r/क्यू/a। बस ये वैल्यूज अब आप यहाँ पे प्लग इन करें इस फार्मूले में, तो यू विल गेट एन आंसर। और अगेन इसका आंसर जो है वो अब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आ, हाँ, एक और चीज जो हमें पता है, चूंकि मैंने यहाँ पे बी लिया है तो बी की वैल्यू भी हमें पता है, r² ये तीन वैल्यूज अब आपको पता है, क्यू प्राइम भी पता है, क्यू डबल प्राइम की वैल्यू मालूम है, और क्यू और बी की वैल्यू मालूम है। अगर आप ये तीनों वैल्यूज जो है वो इस फार्मूले में प्लग इन करें तो यू कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन अ न्यूट्रल स्फीयर एंड द चार्ज क्यू जो कि स्फीयर के बाहर पड़ा हुआ। ये तकरीबन आज जितना भी हमने काम किया है, एग्जाम्पल 3.2, प्रॉब्लम 3.7, प्रॉब्लम 3.8 एंड एटसेट्रा, तो वो सारी बेसिकली इस प्रॉब्लम के बारे में, और ये बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है कि ग्राउंडेड स्फीयर है और उसके बाहर जो है वो एक चार्ज पड़ा हुआ है।